रोज की ही तरह वो थके कदमों से धीरे धीरे चलते हुए अपनी चिर परिचित पत्थर की बेंच पर आकर बैठ गए। इस पार्क में आने वाले लोग क्या, अब तो यहाँ के पेड़ पौधे, पक्षी, यहाँ तक कि हवा भी उन्हें पहचानने लगी थी और जानते थे कि सूरज उगने के साथ ही वो पार्क के राइट गेट से अंदर आएंगे और बिना दाएं बाएं देखे सीधा इसी हर श्रृंगार के नीचे वाली पत्थर की बेंच पर आकर बैठ जाएंगे। 1 घंटा यूं ही बिताकर बिना कुछ बोले, बिना घूमे टहले सीधा उठकर फिर राइट गेट से बाहर निकल जाएंगे। कुछ दिनों से रोज एक कपल वहां पर आने लगा था। उस युवक की उम्र लगभग 35-36 साल ही होगी। उस दिन उन बुजुर्ग को बेंच पर आकर बैठे हुए अभी 5-10 मिनट ही हुए थे, तभी वो कपल गेट से अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने सुना पत्नी कह रही थी, चलिए ना, थोड़ा सा टहल लीजिए। क्यों फालतू में सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो? यहाँ तक आ जाता हूँ ना, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ने टहलने के लिए तुम्हें कहा है, मुझे नहीं। अब जाओ, जल्दी टहल कर आओ, आज अखबार भी नहीं मिला। पति ने बहुत ही खिसियाए हुए स्वर में कहा, आज हम शायद जल्दी आ गए हैं, पार्क कुछ खाली खाली सा लग रहा है, इसलिए। पत्नी की बात आधे में ही काटकर पति ने बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ। पत्नी बिना बात बढ़ाए खुद आगे बढ़ गई और पति उन बुजुर्ग के पास वहीं बेंच पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। अखबार के बिना मन नहीं लग रहा क्या? बुजुर्ग व्यक्ति ने बात शुरू करी। जी हाँ, जी हाँ। उसने भी पलटकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने पूछा, मे आई नो व्हाट्स योर गुड नेम? जवाब आया, मुझे विवेक सिंह कहते हैं। वैसे आप मुझे तुम कहकर ही प्लीज बुलाएं, मुझे खुशी होगी, आप मेरे बुजुर्ग जैसे हैं। नाइस टू मीट यू सर। उसने कहा, तुम मुझे अंकल कह सकते हो, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर खुशी नहीं हुई क्योंकि तुमने मेरे पास्ट को याद दिला दिया। एक्सक्यूज मी अंकल, आई एम सॉरी बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर भी इफ यू आर हर्ट तो आई एम रियली सॉरी, विवेक बोला। विवेक समझ नहीं पा रहा था कि उसने उन्हें कैसे हर्ट कर दिया। वो बुजुर्ग कह रहे थे, विवेक बिना मांगे ही सलाह दे रहा हूँ, जानता हूँ आजकल की युवा पीढ़ी को बुजुर्गों की सलाह भाती नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे अपना पास्ट दिखाई दे रहा है। वो बुजुर्ग बोले, बेटा अपनी पत्नी को ज्वालामुखी बनने से बचा लो। जी? आश्चर्य, असमंजस और नाराजगी से एक साथ विवेक बोला। बुरा लगा ना? जानता हूं। उन्होंने बहुत ही गहरी दृष्टि से विवेक को देखा, जैसे परख रहे हों। फिर ठहरे हुए शब्दों में बोलना शुरू किया। बेटा मुझे देख रहे हो ना, 2 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और आज जीवन के इस पड़ाव पर आकर मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। ओह आई एम सॉरी, विवेक बोला और उनके घुटने पर हाथ टिका दिया। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो विवेक, मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है। शांत विवेक उनकी आंखों में देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वो बोले, जानता हूं, सोच रहे होगे ना कि कैसे उलझे हुए इंसान से बात कर रहा हूं, इससे बात करूं या नहीं करूं, है ना? बेटा मेरे ये सफेद बाल देख रहे हो, ये पिछले 2 सालों में इतने सफेद हो गए हैं। सच तो ये है कि इन्हीं 2 सालों में मैंने जीवन को जाना है, जिंदगी को पहचाना है। विवेक ने ध्यान से उनके सफेद बालों की ओर देखा। उन सफेद बालों में उनकी लंबी चौड़ी काया और गरिमामयी लग रही थी।
विवेक की नजरें उनके बालों से फिसलकर उनकी आंखों पर ठहर गईं। उन गहरी काली आंखों में दर्द का सागर हिलोरे मार रहा था। इससे पहले कि विवेक उस दर्द के सागर में डूब जाए, उन्होंने ठहरी हुई गंभीर आवाज से उसका ध्यान खींचा और बोले, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को देख रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अपने जीवन की गूंज सुन रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। इसीलिए आने वाले तूफान से तुम्हें आगाह करना चाहता हूं। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। इसीलिए अभी से संभल जाओ और जीवन की खुशियों को दोनों हाथों से बांधकर सहेज लो। अभी नहीं चेतोगे तो खुशियां मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। आपकी फीलिंग्स की मैं कद्र करता हूं अंकल, पर आप जो भी कहना चाह रहे हैं प्लीज खुलकर बताइए। अब विवेक के चेहरे से गुस्से की परत उतरकर अनुरोध की कोमलता फैल गई थी। विवेक के चेहरे पर नजरें टिकाए हुए वो बुजुर्ग अपने पास्ट में लौटने लगे। बेटा, मैं बचपन से ही ऑलराउंडर था। जहां जाता सब लोग मेरी तारीफ करते। अपने टैलेंट और अपनी कैपेबिलिटी से मैंने वो सब कुछ अपने जीवन में पा लिया जिसका एक इंसान सपना देखता है। मैं बिना रुकावट सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उस मुकाम पे पहुंच गया जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी चाहा था सब कुछ हासिल कर लिया। पर बेटा, क्या यही सपना था मेरा? बोलो, क्या मैं यही चाहता था? जी मैं ये कैसे बता सकता हूँ? मेरा तो आज ही आपसे परिचय हुआ है। विवेक बोला। बता सकते हो बेटा, क्योंकि हर इंसान का एक ही सपना होता है, बस थोड़ा थोड़ा रूप बदल जाता है। अच्छा विवेक, ये बताओ, ये सब क्या हम सिर्फ अपने लिए करते हैं? सिर्फ अपने लिए क्यों अंकल? हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए करते हैं। सबके लिए इन उपलब्धियों को पाना चाहते हैं। हमारी हर छोटी बड़ी सक्सेस से सबसे ज्यादा खुश यही लोग तो होते हैं। विवेक कह रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो विवेक। दरअसल यही जीवन का सच है जिसे हम नहीं जान पाते या जानने की कोशिश भी नहीं करते। विवेक, जिस सपने की बात हम कर रहे थे, उस सपने या एम से आगे भी एक मंजिल है जो हमारे जीने का मकसद है। साफ साफ बताइए अंकल, विवेक बोला। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, इन अपनों की खुशी। कुछ देर दोनों मूक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर अपने सफेद बालों में हाथ फेरते हुए वो बोले, सुनने में बात बड़ी साधारण सी लग रही है ना, लेकिन इन 2 सालों में मैंने जाना है कि यही जीवन का सत्य है। विवेक, इन अपनों का सुख, इनकी खुशी ही है जो हमारी अंतरात्मा को तृप्त कर देती है। हमारी पोस्ट, हमारा मान सम्मान, हमारी सक्सेस, ये सब कुछ हमें इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनसे ये हमारे अपने खुश होते हैं। विवेक, आज मेरे पास बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है। गाड़ी है, घर है, नौकर चाकर हैं, नाम है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। लेकिन ये सब मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि इनका सुख उठाने वाला कोई नहीं है। जानते हो, मुझे ऑफिस से घर वापस जाने का मन ही नहीं होता। किसके लिए लौटूं? उस बड़े से घर के लिए या उसमें रखे फर्नीचर के लिए? विवेक, घर दीवारों से नहीं, परिवार से बनता है और जीवन रिश्तों से सजता है। अंकल, मैं आपके दर्द को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई जो आज आप एकदम अकेले हैं? आसमान की तरफ देखते हुए उन्होंने बताया, नौकरी लगते ही मेरी शादी हो गई। बहुत सुंदर सुशील पत्नी जिसकी सब ने तारीफ की। सबका उसकी तारीफ करना मुझे अच्छा लगता था क्योंकि वो मेरी थी, लेकिन मन के किसी कोने में ये भी था कि मैं इतना कैपेबल हूँ तो मुझे तो ऐसी पत्नी मिलनी ही चाहिए थी जिसकी सब तारीफ करते थे
उसकी तारीफ में मेरे मुंह से कभी भी एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे घर आकर वो हर रूप में, हर पायदान में एकदम परफेक्ट बैठी, लेकिन मेरा पुरुष अहम कभी भी प्रशंसा के दो बोल भी नहीं कह पाया। हालांकि उसके चेहरे पर हमेशा मृदुल मुस्कान रहती थी। बच्चों के बीच खिलखिलाती वो बहुत सुंदर लगती थी। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन मेरे हाव भाव हमेशा यही दर्शाते थे कि वो अच्छी है तो कौन सी बड़ी बात है, अच्छा तो उसे होना ही चाहिए, आखिर मेरी पत्नी जो है। फिर वो विवेक की तरफ मुड़े और बोले, आज जैसे तुमने अपनी पत्नी के साथ टहलने की इच्छा का गला घोट दिया था ना, मैं भी ऐसा ही था। मेरी पत्नी को संगीत पसंद था और मुझे बिल्कुल नहीं। वो जब भी संगीत सुनती, मैं ये कहकर बंद करा देता, क्या हल्ला मचा रखा है। वो कुछ गुनगुनाती तो मेरे मुंह से निकलता, क्यों बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही हो। अब सोचता हूँ विवेक, तो लगता है मैंने ऐसा क्यों किया। मैं उसे कभी दुखी नहीं करना चाहता था। वो जब मेरी पत्नी बनकर आई थी, हर पल चहकने वाली बुलबुल थी। धीरे धीरे वो अपने खोल के अंदर छुपती चली गई, लेकिन उसका अंतर्मुखी होना मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया। उसने हर बात, हर चीज मेरी इच्छा के हिसाब से किया। याद करने की कोशिश करता हूँ तो कभी याद नहीं आता कि मैंने उसकी इच्छा या पसंद जानने की कभी कोशिश की हो, कभी उसके रंग में रंगने की, कभी उसके रंग में रंगने के बारे में सोचा भी हो। कभी तुम्हारे मन में ये आता है विवेक कि तुम अपनी पत्नी की इच्छा के अनुरूप ढलो? आपका नहीं, कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अपने घुंघराले बालों में बेमतलब उंगलियां फेरते हुए विवेक बोला, यही बेटा, यही हम अपनी जीवन संगनी को वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और आज जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि उसने जीवन में जब जब मेरा साथ चाहा, मैंने उसे पैसे पकड़ा दिए और दूसरों का हाथ। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, विवेक, अब अगर इस मोड़ पर मेरी पत्नी ने मुझे पूरी तरीके से छोड़ने का निर्णय ले लिया तो क्या गलत किया? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? विवेक बोला, एक कड़वी हकीकत बता रहा हूं। जीवन छोटी छोटी घटनाओं का जमावड़ा है, लेकिन मेरी तरह अपनी ही दुनिया में जो जीता है वो खुद ही अपनी हरी भरी बगिया को बियावान बनाने वाला माली सिद्ध होता है। मेरी पत्नी को फिल्में देखने का शौक था, शॉपिंग करने का शौक था। मैं हमेशा उसे पैसे देकर सहेलियों के साथ जाने की नेक सलाह दे देता। दोनों बार जब वो प्रेग्नेंट हुई, शायद उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैंने पैसे देके गाड़ी ड्राइवर का इंतजाम करके उसे उसके मायके भेज दिया। शुरू शुरू में तो वो परिवार के हर शादी, ब्याह, गमी, हर मौके पर अकेली ही चली जाती, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे व्यस्तता का बहाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं फिर भी उसके दर्द को समझ नहीं पाया। मैं उसे बहुत प्यार करता था विवेक, आज भी करता हूँ, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, इस बात की मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब तो बस दिन रात यही दुआ करता हूँ कि ये जीवन के बचे हुए दिन वो अपने ढंग से जिए और संगीत जो उसकी आत्मा में रचा बसा है उसका पूरा आनंद उठाए। लेकिन अंकल, उन्होंने आपको छोड़ा क्यों? क्या वो आपके प्यार को नहीं समझ पाई? विवेक बोला। तो वो बोले, वो उस प्यार को कैसे महसूस करती विवेक, जिसको मैं ही तब जान पाया जब वो मेरे जीवन से दूर जा चुकी थी। वो जब तक मेरे साथ रही, अपने वजूद को मार कर मेरी छाया बनी रही, हर सांस मेरे लिए जीती रही। और मैं अतीत की ओर पलट कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि शायद मुझसे दूर जाने के लिए और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए मैंने ही उससे कभी कहा था। क्या? विवेक फटी फटी आंखों से उन्हें देख रहा था। वो कह रहे थे, हाँ, जब मेरी बेटियां बड़ी हो गईं, उनकी नौकरी लग गई, तो एक बार उसने मुझसे कहा था,
कि वो भी बाहर निकल के कुछ काम करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है। तो मैंने खींच कर कह दिया था, अभी दोनों बेटियों का ब्याह कर लो, तब ले लेना संन्यास और आश्रम में जाकर जी भर कर गा बजा लेना। जितना संगीत छूट गया है ना, उस समय पूरा कर लेना। उस दिन के बाद उसने कभी मुझसे नौकरी की बात नहीं की, लेकिन जब हम दोनों ने मिलकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया, उस दिन वो मेरे पास आई और बोली, मैं तुमसे और तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूँ। तुम्हें तो कभी मेरी जरूरत रही नहीं, बेटियों को थी, वो भी अब नहीं होगी। मैंने एक घर किराए पर ले लिया है, वहीं रहूंगी और बच्चों को संगीत सिखाऊंगी। मैं अपनी संगीत की दुनिया में वापस जा रही हूँ। ये तलाक के कागज हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम जब चाहो इस पर कर लेना, और अगर तुम किसी और को भी अपनाना चाहो तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। और वो चली गई। आपने रोका नहीं? विवेक बोला। नहीं, वो बोले। लेकिन क्यों? विवेक जानना चाहता था। वो बोले, जीवन भर अपने आप को, अपनी इच्छाओं को दबाते दबाते वो ज्वालामुखी बन चुकी थी। इस ज्वालामुखी का बनना मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसका फटना मुझे दिख रहा था। फटते हुए ज्वालामुखी को कोई रोक नहीं पाता, कोई हिम्मत भी नहीं कर पाता। मैं भी नहीं कर पाया। उसने हमेशा हर काम मुझसे पूछ कर किया, लेकिन उस दिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस अपना डिसीजन सुना दिया। जहाँ उसका संगीत विद्यालय है, मैं हर दिन सुबह सुबह उधर जाता हूँ, अंदर नहीं जाता। शायद मुझे देखकर उसकी शांति भंग हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। प्यार का अर्थ तो मैं अब जान पाया हूँ। कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर कर देने से प्यार नहीं खत्म होता विवेक। वो अपनी बात में इतना डूब गए कि विवेक की पत्नी का आना जान ही नहीं पाए। विवेक की पत्नी टहलकर आ चुकी थी और विवेक से बोली, घर चलें? तो विवेक ने कहा, नहीं, वो एक चक्कर तुम्हारे साथ टहल लेता हूँ, फिर चलते हैं। विवेक उठता हुआ बोला, सच? पत्नी की आंखों की चमक विवेक से छुपी नहीं थी। आंखों ही आंखों में उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और पत्नी के साथ आगे बढ़ गया। आज पहली बार पार्क के बाहर जाते हुए उन बुजुर्ग के होठों पर मुस्कान थी। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी गूंज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों को सुनते रहने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु।